अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ायज़ा असलम है। मैं बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्रिनोलॉजी में एज़ अ सीनियर रजिस्ट्रार काम करती हूँ। आज हम डायबिटीज़ कोर्स फॉर प्राइमरी फिजिशियंस के लिए जो लेक्चर है जिसका नाम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ है, इस पे हम बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So, first of all, learning objectives of this lecture. So, by the end of this lecture, you will be able to understand and explain the pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes, and you will be able to explain the complications of untreated diabetes. First of all, the pathophysiology of type 1 diabetes. टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इसमें सिवियर एब्सोलूट लैक ऑफ इंसुलिन होता है, जिसकी वजह से यूजुअली ये डेवलप होता है चाइल्डहुड में, और पेशेंट का सर्वाइवल जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इंसुलिन पर। अगर पेशेंट जो है वो इंसुलिन नहीं लेगा तो उसको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगी। इसके लिए टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें यह है कि पेशेंट्स जो हैं उनको यूजुअली जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होती है टाइप 1 डायबिटीज़ की, वो अमूमन कीटो एसिडोसिस के साथ होती है, बिकॉज देयर इज़ टोटल एंड एब्सोल्यूट लैक ऑफ इंसुलिन इन दीज पेशेंट्स। पैथोफिजियोलॉजी डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे, जिसमें सबसे पहले जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी आती है, फिर ऑटो इम्यूनिटी एंड देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऑटो इम्यूनिटी की हम बात करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है इट रिजल्ट्स फ्रॉम सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स, यानी इसमें बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है। दूसरा जो है सर्कुलेटरी मार्कर्स ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन आर ऑटो एंटीबॉडीज ऑफ इंसुलिन that includes islet cells and several tyrosine phosphatases। और भी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में, और 85 to 90% of the patient of type 1 diabetes has these antibodies। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। रिसर्चर्स कहती हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इस पैथोफिजियोलॉजी में इतने ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होते, लेकिन कुछ वायरसेस जो हैं उसकी पैथोफिजियोलॉजी में काफ़ी इसमें रोल है, जिसमें वायरल इन्फेक्शंस लाइक मम्स, मीज़ल्स, रूबेला, कॉक्सेकी बी वायरस और एप्स्टीन बार वायरस जो हैं, ये इन्फेक्शंस जो हैं पैथोफिजियोलॉजी में रोल प्ले करते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 में। 25% of the patients with type 1 diabetes they are diagnosed with another autoimmune disease, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होंगे उनमें 25% में दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज़ेस पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो हैं वो थायराइड डिजीज़ेस लाइक हैशिमोटोज़ और ग्रेव्स डिजीज़ और सीलिएक डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। आइडेंटिकल ट्विन में टाइप 1 डायबिटीज़ दोबारा होने में 50% चांस होता है, और इसके ऑफस्प्रिंग में 6% और सिबलिंग में 5% चांस होता है। ये एक डायग्राम है दैट इज़ शोइंग इम्यून मीडिएटेड टाइप 1 डायबिटीज़ की नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ प्री क्लिनिकल टाइप 1 डायबिटीज़। इसको इस तरह आप समझें कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में प्री डायबिटीज़ है, वाई एक्सिस में बीटा सेल मास है। तो इसमें सबसे पहले ये हो रहा होता है कि डिफरेंट इम्यून डिसरेगुलेशन सबसे पहले होती है, इसमें इंटरेक्शंस होती हैं डिफरेंट जीन्स की। उसके बाद जो है वो इंसुलाइटिस होता है। इट मीन्स के जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है और बीटा सेल सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं जो उस पर एक्ट करते हैं, एंड देन दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। फिर आप ये देख रहे हैं स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 डायबिटीज़। इसकी अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो लिखा हुआ है स्टेज 1 में बीटा सेल ऑटो इम्यूनिटी। यहाँ पर इस स्टेज में पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक होगा, कोई सिम्टम्स, कोई क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे, पेशेंट की ग्लूकोज लेवल्स भी नॉर्मल होंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑटो इम्यूनिटी प्रेजेंट होगी। स्टेज 2 में बीटा सेल ऑटो इम्यूनिटी रहेगी, यहाँ से पेशेंट की शुगर्स जो हैं वो डिरेंज होना शुरू होंगी
और पेशेंट लेकिन स्टिल इस स्टेज में प्री सिम्टोमेटिक यानी एसिम्टोमेटिक होगा। स्टेज 3 में बीटा सेल ऑटोइम्यूनिटी रहेगी, पेशेंट की ग्लूकोज डिरेंज्ड होंगी। यहाँ पर पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक यानी आपके पास सिम्टम्स के साथ आएगा। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। नंबर 1 इज प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल स्टेज, हनीमून पीरियड एंड क्रॉनिक फेज। प्री क्लिनिकल स्टेज में पेशेंट की बीटा सेल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है लेकिन सिम्टम्स अभी नहीं आते हैं, पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं। ये पीरियड जो है इट मे लास्ट टू मंथ्स और ईयर्स। ड्यूरिंग दिस फेज ब्लड टेस्ट कैन डिटेक्ट द इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ पेंक्रियाटिक सेल डिस्ट्रक्शन। इसमें आपको इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स मिल सकते हैं ब्लड में, बट पेशेंट विल रिमेन एसिम्टोमेटिक। नाउ दिस इज द क्लिनिकल स्टेज। इसमें पेशेंट जो है वो क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स जो है हाइपरग्लाइसीमिया के उसके साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा। देन उसके बाद हनीमून पीरियड जिसे हम ग्रेस पीरियड भी कहते हैं, ये पीरियड जो है इट इज़ रिलेटिवली अ रिमिटिव पीरियड, रिमिशन में होगा पेशेंट और इसके साइन एंड सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाएंगे एंड देन देयर इज़ अ रिडक्शन इन द डोज ऑफ इंसुलिन। क्रॉनिक फेज जो है इसमें अमूमन पेशेंट जो आपके पास प्रेजेंट करेंगे दे रिक्वायर लाइफ लॉन्ग इंसुलिन and over time patient suffers from chronic complications. This is the chart, actually the flow diagram showing the whole pathophysiology of type 1 diabetes. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लैक ऑफ इंसुलिन है। अगर आप राइट साइड पे जाएंगे फ्लो डायग्राम के तो इट सेज इंक्रीज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा सबसे ज़्यादा, उसकी वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा और मसल वेस्टिंग होगी, लिपोलिसिस होगा, उसकी वजह से लॉस ऑफ वेट होगा। देन ऑल दीज 3 mechanism लीड्स टू हाइपरकीटोनीमिया एंड दैट लीड्स टू एसिडोसिस दैट प्रेजेंट एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। एसिडोसिस की वजह से हाइपरवेंटिलेशन हो रही है, पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन हो रही है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन और हाइपोथर्मिया हो सकता है। ऑन द लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं डिक्रीज एनाबॉलिज्म, लैक ऑफ इंसुलिन की वजह से एनाबॉलिज्म कम हो गई, उसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, दैट कैन लीड टू फटीग, ग्लाइकोज्यूरिया हो रहा है, इसकी वजह से रिकरेंट जो है पेरिनियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं लाइक वल्वाइटिस, बेलेनाइटिस। ग्लाइकोज्यूरिया यानी कि यूरिन में जब ग्लूकोज आना शुरू होगा तो ऑस्मोटिक डायलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया की कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद सॉल्ट एंड वाटर डिप्लीशन होगी जो कि टैकीकार्डिया और हाइपोटेंशन कराएगा एंड ऑल दीज मैकेनिज्म कैन लीड टू डेथ लेटर ऑन। ये समरी है जो कि शो कर रही है टाइप 1 डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के। जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दे ऑल लीड टू आइलेट ऑटोइम्यूनिटी एंड दे कॉज डिस्ग्लाइसीमिया एंड इट कॉजेज द ऑनसेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। Now we are going to talk about type 2 diabetes. Pathophysiology of type 2 diabetes is simply explained by 2 mechanisms. सबसे पहला ये है कि इसमें डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रीशन होगी बाय पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, यानी कि बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे या बहुत कम कर रहे होंगे। दूसरा इसमें यह है कि इनएबिलिटी ऑफ इंसुलिन सेंसिटिव टिश्यूज टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू इंसुलिन, यानी जो आपके टारगेट ऑर्गन्स हैं इंसुलिन के they are actually not responding in a good way या in a proper way. Type 2 diabetes जो है it is characterized by combination of peripheral insulin resistance. जितनी भी पेरिफेरीज में इंसुलिन टारगेट ऑर्गन्स हैं लाइक मसल्स हैं वो वहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। उसके बाद इनएडिक्वेट इंसुलिन सिक्रीशन बाय पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पैंक्रियाज जो है बीटा सेल्स पैंक्रियाज के इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड्स टू डिक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द मसल सेल, एलिवेटेड हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ फैट। दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। सबसे पहले आप देखें कि इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इंटेक हो रहा है, दैट लीड्स टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। उसके बाद पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक जो है वो कम हो रहा है लाइक मसल्स, उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो रही है। देन पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीशन कम हो रही है, उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो रही है एंड देन इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो रही है। दिस इज ऑल्सो अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन
इसमें आप 3 मैकेनिज्म्स देखें, जीन्स इन्वॉल्व हैं, एजिंग है, ओबेसिटी है, दे ऑल लीड टू मसल इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके बाद लिपोलिसिस हो रहा है विस्ट्रल फैट का, वो फैटी एसिड्स बढ़ा रहे हैं। दूसरी साइड पे बीटा सेल कंपनसेशन है, कंपनसेशन के वक्त हाइपर इंसुलिनीमिया होगा, इनके बीटा सेल ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी में रिलीज़ करेंगे, उसकी वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया होगा। उसके बाद ग्लूकोनेजेनेसिस जो है वो लिवर में बढ़ जाएगी और ग्लूकोज आउटपुट जो है वो बॉडी में बढ़ेगा। ये सारे मैकेनिज्म जो हैं दे लीड टू इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। अभी तक डायबिटीज़ नहीं हुई है, सिर्फ इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है। उसके बाद जब बीटा सेल डीकम्पनसेट होंगे देन दे स्टार्ट डिक्रीजिंग द इंसुलिन सिक्रीशन एंड दैट लीड्स टू डायबिटीज़। This is the diagrammatic representation of the omnious octet. This is called the 8 mechanism that leads to production of diabetes. सबसे पहले इसमें यह है कि इम्पेयर्ड, आप नंबर 1 पे देखेंगे तो इम्पेयर्ड इंक्रेटिन इफेक्ट, ये गट हार्मोन्स होते हैं जो एक्चुअली ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहे होते हैं, इसका जो है मैकेनिज्म ऑल्टर हो जाता है, ये बॉडी में डिक्रीज हो जाते हैं, इसकी वजह से डायबिटीज़ जिस्म में हो सकती है। दूसरा जो है इंक्रीज लिपोलिसिस, इसमें फैटी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगी जिसकी वजह से हो सकता है डायबिटीज़। नंबर 3 जो है वो इम्पेयर्ड पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक जो है वो उसमें खराबी आ जाती है, इसमें GLUT4 डिफेक्ट्स आते हैं, ये एक चैनल है मसल चैनल, इसमें डिफेक्ट आता है। नंबर 4 जो है वो ग्लूकोज कंजर्वेशन, ये डिफेक्टिव हो जाती है। नंबर 5 इज़ न्यूरोट्रांसमीटर डिफेक्ट्स। नंबर 6 इज़ इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाएगा। नंबर 7 इज़ इंक्रीज ग्लूकागॉन सिक्रीशन, पैंक्रियाज से ग्लूकागॉन सिक्रीशन बढ़ जाएगी। नंबर 8 इज़ डिफेक्टिव इंसुलिन सिक्रीशन। तो ये 8 मैकेनिज़म्स हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ जो है, टाइप 2 डायबिटीज़ ये हो सकती है। ये रिस्क ट्रायंगल है, नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे तो रिस्क ट्रायंगल है जिसमें 3 मैकेनिज़म्स जो हैं वो डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जेनेटिक्स, environment and behavior. This is the diagram showing the genetic factors, environmental factors for type 2 diabetes. एक ये स्लाइड है जिसमें आप देख रहे हैं कि type 2 diabetes a complex disease. It is a complex disease because it involves many mechanisms. सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि इसमें ट्राइग्लाइसराइड्स भी बढ़ रहे हैं, LDL कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज़ हो रहा है, HDL कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ हो रहा है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो रही है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर इंक्रीज़ हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस इंक्रीज़ होगी दैट लीड्स टू एंडोथेलियल डिसफंक्शन, हाइपरटेंशन हो सकती है, माइक्रोएल्बुमिनुरिया होगा दैट कैन लीड टू नेफ्रोपैथी एंड सेंट्रल ओबेसिटी। ऑल दीज मैकेनिज्म आर एक्चुअली इन्वॉल्विंग इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ एंड दैट लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है और जिसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं? That can include intrauterine environment, birth weight, breastfeeding, postnatal catch-up growth, obesity, adult life nutrition, and physical activity. The last 3 are actually ये आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं और जो फर्स्ट 4 हैं उसको जो है आप ऑब्वियसली इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये एक चार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं ग्लूकोज टॉलरेंस डिटेरियोरेट्स एज बीटा सेल फंक्शन डिक्लाइंस। इसमें जो है आप एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं कि बीटा सेल फंक्शन और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे एयर सिंस डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड बीटा सेल डिसफंक्शन ऑन वाई एक्सिस। इसमें आप देखें कि जब बीटा सेल फंक्शन जो है वो 100% है तो नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस है, जैसे जैसे बीटा सेल डिसफंक्शन डिक्लाइन हो रहा है वैसे वैसे ग्लूकोज की जो रेगुलेशन है वो बॉडी में ख़राब होती जा रही है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज होगी, देन टाइप 2 डायबिटीज़ एंड देन सेकेंडरी फेलियर। Now we are talking about complications of diabetes. We actually divide it into 2 categories, microvascular complications and macrovascular complications. So the microvascular complications include retinopathy with potential loss of vision. इसके अलावा नेफ्रोपैथी होती है दैट कैन लीड टू रीनल फेलियर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी दैट कैन लीड टू फुट अल्सर्स, एम्पुटेशन, शार्को जॉइंट्स एंड ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। Macrovascular complications includes cardiovascular disorders, cerebrovascular disorders and peripheral arterial disease.
This is the diagram showing all the complications of diabetes, and these are the references. Thank you so much for your patience.